मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं प्लस टू का 14 चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग का सेकंड लेक्चर दे रहा हूँ और इसका जो फर्स्ट लेक्चर था वो मैंने मर्ज किया प्लस वन के साथ। प्लस वन की वीडियो नंबर 21 आपको दिखाई, जिसमें आप बेसिक टर्म्स के बारे में अवेयर हो गए। उसमें हमने बताया कि कौन कौन सी टर्म्स इस चैप्टर में यूज की जाती है, जैसे कंस्टेंट किसको कहते हैं, क्लोज्ड हाफ प्लेन किसको कहते हैं, ओपन हाफ प्लेन किसको कहते हैं। तो अब मैं बताना चाहूंगा कि प्लस टू में सिर्फ क्लोज्ड हाफ प्लेन है, ओपन हाफ प्लेन नहीं है। क्लोज्ड हाफ प्लेन का मीनिंग होता है कि जब भी इनइक्वालिटी का साइन आएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू के साथ आएगा, और जब आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो डार्क लाइन के साथ करेंगे, तो वो कहलाता है क्लोज्ड हाफ प्लेन। तो आपके पास प्लस टू में हमेशा क्लोज्ड हाफ प्लेन ही है, ओपन हाफ प्लेन नहीं है। उस वीडियो में आपको ओपन हाफ प्लेन के क्वेश्चंस भी दिखेंगे, उसकी टाइपें भी दिखेंगी, आप उनको इग्नोर कर सकते हैं। और एक और अच्छी बात है प्लस टू के सिलेबस में कि हमेशा x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा होगा, यानी कि फिजिबल रीजन आपको ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सर्च करना होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये भी आपके लिए अच्छा है कि आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आंसर सर्च करना है, ना आपको सेकंड में मिलेगा, ना थर्ड में, ना फोर्थ में, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको आंसर मिलेगा। तो आज मैं बताना चाहता हूं कि फिजिबल रीजंस की कितने टाइप के क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में डाले गए हैं प्लस टू के। तो टोटल 6 टाइप्स के क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में डाले गए हैं। तो वो टोटल 6 टाइप्स के बारे में आपको अवेयर होना है। तो वो कौन कौन सी टाइप्स हैं, मैं उसी को डिस्कस करने के लिए स्टार्ट कर रहा हूं। तो समझते हैं टाइप ऑफ फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजंस की टाइप्स क्या है ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम चैप्टर के अकॉर्डिंग फॉर क्लास प्लस टू। तो प्लस टू क्लास में टाइप ऑफ फिजिबल रीजंस कौन कौन से हैं हमारे पास। फिजिबल रीजन का मीनिंग होता है जब हम सभी कंस्टेंट्स, जो भी इनइक्वेशंस हमें क्वेश्चन में दी गई हो, उनका ग्राफ बना ले और उनकी शेड बना ले, और उनके शेडेड रीजन, जो कॉमन शेडेड रीजन आता है, उसको हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन आज हमें देखना है। तो फिजिबल रीजन की टाइप्स देखते हैं। एक दिन ऐसा होगा कि फिजिबल रीजन हमारा बाउंडेड बन जाएगा। बाउंडेड रीजन का मीनिंग है कि जो कॉमन शेडेड एरिया आएगा वो सभी साइड से बंद होगा, या वो ट्रायंगल की शेप ले लेगा, रेक्टेंगल की शेप ले लेगा, पेंटागन की शेप ले लेगा, कोई भी शेप ले सकता है, लेकिन वो सभी साइड से क्लोज्ड होगा। तो उस क्लोज को बोलते हैं बाउंडेड फिजिबल रीजन। तो बाउंडेड फिजिबल रीजन होगा हमारे पास, बंद होगा, और उसमें एक ऑप्टिमल वैल्यू निकलेगी और एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलेगा। ये प्लस वन में हम नहीं करते थे, ये चीज एक्स्ट्रा है प्लस टू के सिलेबस में कि आपको एक ऑप्टिमल वैल्यू यानी कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है, और एक मैक्सिमम या मिनिमम सॉल्यूशन भी निकालना है। ऑप्टिमल में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों शब्द आ जाते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम बार बार अगर मैं ना बोलना चाहूं तो उसकी जगह मैं क्या बोल सकता हूं, ऑप्टिमल वैल्यू। तो यानी मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम बार बार बोलने की बजाय हम ऑप्टिमल बोल लेते हैं। तो ऑप्टिमल वैल्यू और ऑप्टिमल सॉल्यूशंस 1 आएगा। ठीक है, एक दिन ऐसा होगा कि हमारा सारा बाउंडेड रीजन क्लोज्ड होगा और एक आंसर आएगा, एक वैल्यू आएगी, एक यूनिक सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा, और एक आपके पास ऑप्टिमल वैल्यू आएगी। फिर दूसरी टाइप पढ़ते हैं, इस दिन भी बाउंडेड रीजन होगा, लेकिन वैल्यू, ऑप्टिमल वैल्यू तो एक आएगी, लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं, इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आएंगे। तो यहाँ पे 1 ऑप्टिमल वैल्यू, 1 ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और यहाँ पे 1 ऑप्टिमल वैल्यू तो वही एक रहेगी, लेकिन सॉल्यूशंस इनफाइनाइट हो जाएंगे, इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। तो इस टाइप को भी हम करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है वो ये है, आपने इसको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नॉर्मली मैं कहना चाहता हूँ 75% चांसेस यहीं से आने के, तो बाकी 25% इन टाइप्स में से आने के हैं, लेकिन 75% क्वेश्चन यहीं से आता है। तो अब आप इसको समझें, बाउंडेड फिजिबल रीजन हैविंग 1 ऑप्टिमल वैल्यू एंड इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो उस दिन ऑप्टिमल सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होंगे। और तीसरी टाइप है नो फिजिबल रीजन। तो आज आपका कोई फिजिबल रीजन बनेगा ही नहीं। फिजिबल रीजन नहीं बनेगा मीनिंग एक ग्राफ की शेड
लेफ्ट हैंड साइड जा रही होगी और एक की राइट हैंड साइड, तो उसमें कुछ कॉमन रीजन ही नहीं आएगा, तो आप कहेंगे उसको नो फिजिबल रीजन। तो आज आपका कोई भी फिजिबल रीजन नहीं बनेगा उस समय। तो इसमें लिखा है हमने ब्रैकेट में कि फिजिबल रीजन का क्या मीनिंग होता है। नो फिजिबल रीजन का मीनिंग होता है कि नाइदर हैव ऑप्टिमल वैल्यू नॉर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। उस केस में ना तो हमें ऑप्टिमल वैल्यू मिलेगी और ना ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें मिलेगा, ठीक है। और अब हम आते हैं फोर्थ पे, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। अनबाउंडेड फिजिबल रीजन फ्रॉम व्हिच मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z कैन नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट, जिससे हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z नहीं निकाल पाएंगे एज इट इज इनफाइनाइट। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आज हमारा बाउंडेड फिजिबल रीजन फिजिबल रीजन अनबाउंडेड आएगा। अनबाउंडेड का मीनिंग होता है कि वो एक साइड से खुला रह जाएगा, कहीं ना कहीं से उसकी एक या दो वॉल्स बंद नहीं हो पाएंगी, तो वो एक साइड से उसकी बाउंड्री खुली हो जाएगी, बहुत इनफाइनाइट तक उसकी शेप जा सकेगी। तो जब कभी अनबाउंडेड फिजिबल रीजन बने तो एक पॉसिबिलिटी आपके पास ये रहेगी कि वहां पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z आपको निकालना होगा, लेकिन आप कहेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z कैन नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट, कि ओपन पोजीशन पे जो ओपन बाउंडेड फिजिबल रीजन बन जाता है उसमें मैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z नहीं निकाल सकता एज इट इज इनफाइनाइट, क्योंकि वो तो क्या है, इनफाइनाइट है। जब खुला रह गया तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू कोई भी नहीं बता सकता कि उस z की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z कैन नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट एज या बिकॉज़ इट इज इनफाइनाइट, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट रहेगी इस केस में। तो जब भी कभी अनबाउंडेड रीजन आए और हमें मैक्सिमम z निकालना हो तो हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि वो इनफाइनाइट होता है। फिर फिफ्थ पोजीशन, फिफ्थ में आप सीखेंगे कि अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आएगा और आज आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मिनिमम z आपसे पूछा गया होगा, तो जब आपको मिनिमम z पूछा गया तो एक दिन ऐसा पोजीशन आएगी कि आप मिनिमम वैल्यू ऑफ z निकाल पाएंगे और एक दिन मिनिमम वैल्यू ऑफ z नहीं निकाल पाएंगे। इसको भी हम सिखाएंगे, आपको ग्राफिकली चेक करके पता लगता है कि आज मिनिमम वैल्यू को एक्सेप्ट करें या ना करें, और जब करेंगे तो आंसर मिनिमम वैल्यू ऑफ z पॉसिबल हो जाएगा और जब नहीं करेंगे रिजेक्ट हो जाएगी। ग्राफिकली जब हम चेक कर रहे होंगे तो ग्राफिकली कई बार वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो हम कहेंगे नो मिनिमम वैल्यू ऑफ z। तो कुछ 6 टाइप्स की पॉसिबिलिटीज आपके पास हैं। पहली पॉसिबिलिटी हमने बताई कि बाउंडेड के लिए, सेकंड भी बाउंडेड के लिए, थर्ड आपकी नो फिजिबल रीजन, और फिफ्थ और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये सब हैं अनबाउंडेड के लिए। तो अनबाउंडेड सिर्फ 2020 और 21 सेशन के लिए एक्सक्लूड कर दिया गया सिलेबस में से कोरोना की वजह से, बाकी हमेशा रहेगा, आगे आने वाले सेशंस में हमेशा रहेगा। तो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन के जो क्वेश्चंस हैं ये अब हमारे सिलेबस में नहीं है, तो सिर्फ सेशन 2020 और 21 के स्टूडेंट्स इस फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ टाइप को एक्सक्लूड करेंगे, वो इसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये वाला सभी पढ़ेंगे। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो अब एक बार दोबारा समरी बनाते हैं कि टोटल 6 टाइप्स के कौन कौन से फिजिबल रीजन्स हमारे पास पॉसिबल हैं। एक दिन ऐसा कि बाउंडेड रीजन बनेगा और बाउंडेड रीजन में एक ऑप्टिमल वैल्यू निकलेगी और एक ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलेगा। और एक दिन ऐसा होगा कि बाउंडेड रीजन बनेगा, ऑप्टिमल वैल्यू तो निकल जाएगी लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए आप लिखेंगे इनफाइनाइट, कि इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशंस है। और एक दिन ऐसा होगा कि आपका फिजिबल रीजन बाउंडेड कॉमन आएगा ही नहीं, तो आप लिखेंगे उसमें नो फिजिबल रीजन। तो इस तरीके के एक दो क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और फिर उससे आगे बढ़ते हैं। तो अनबाउंडेड के केस में अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z निकालनी पड़े, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, तो तब आप कहेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z नहीं निकाली जा सकती क्योंकि वो इनफाइनाइट है। और अनबाउंडेड के केस में अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़े तो कभी कभी निकलेगी और कभी कभी नहीं निकल पाएगी। तो मिनिमम वैल्यू को चेक करने के लिए ग्राफिकली टेक्निक है, वो आप क्वेश्चन में ग्राफिकली टेक्निक यूज करेंगे और उसके बेस पे आप डिसीजन लेंगे कि आज हम मिनिमम वैल्यू बता पाएंगे या नो मिनिमम वैल्यू आज निकलेगा। तो अनबाउंडेड में मिनिमम वैल्यू तो फिर भी निकल सकती है लेकिन मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकल सकती क्योंकि वो इनफाइनाइट होती है। और बाउंडेड में वन ऑप्टिमल वैल्यू, वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, वन ऑप्टिमल वैल्यू, इनफाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, और या फिर नो ऑप्टिमल वैल्यू, नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स इस तरीके के क्वेश्चंस हम यहां पर पढ़ेंगे। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं।
स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू दिस मच सब्जेक्ट टू कंस्टेंट दिस मच। तो आपको सॉल्व करना है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को ग्राफिकली। जब +1 में करते थे तो ये कॉन्सेप्ट नहीं होता था, ऊपर मैक्सिमाइज z नहीं होता था, कंस्टेंट होते थे। +1 की बजाय जब +2 में आते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमाइज z कभी मिनिमाइज z निकालना पड़ेगा। तो ये मैक्सिमाइज z निकालना या मिनिमाइज z निकालना, इसको बोलते हैं कि आप ऑप्टिमल वैल्यू निकालते हैं। ऑप्टिमल वैल्यू का मीनिंग होता है मैक्सिमम z को निकालना या मिनिमम z को। ऑप्टिमल मतलब मींस मैक्सिमम और मिनिमम कुछ भी वैल्यू को ऑप्टिमल कहते हैं। तो ऑप्टिमल वैल्यू निकालनी है आपको, यानी मैक्सिमाइज z आपको निकालना है और सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स, और ये कुछ कंस्टेंट्स दिए गए हैं। तो कंस्टेंट्स में जब भी कभी कॉमा वाली टर्म दी जाती है सबसे पहले आप उसी को लिखेंगे सॉल्यूशन में। तो फर्स्ट कंस्टेंट x, y ग्रेटर देन 0, चाहे ये भले ही थर्ड नंबर पे लिखी है लेकिन आप इसके बारे में सबसे पहले लिखेंगे। और ये आपको हिंट देती है कि फिजिबल रीजन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि हमारा जो आंसर आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो देख लीजिए आज जो हमारा शेडेड रीजन आ रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है। और +2 में लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब लगभग 90% क्वेश्चंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आते हैं। तो आपको ये चीज मिलेगी x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फिजिबल रीजन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको सबसे पहले इसके लिए लिखना है। फिर सेकंड कंस्टेंट आप लाइन से लीजिए जो आपको दिया हुआ है, यही शुरू कर लीजिए x + y ≤ 50। तो सबसे पहले आप इस कंस्टेंट को इक्वेशन में बदलेंगे। तो इसके लिए आपको सेंटेंस लिखना होगा कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज x + y = 50। तो इन इक्वेशन की जगह इक्वल टू का साइन डाल दीजिए और सेंटेंस आपको यही लिखना होगा कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज। फिर आप टेबल बनाएंगे। हमेशा आपको 3 बॉक्सेस में टेबल बनानी है और ये जो लाइनें आपको लगानी है ये एग्जाम में आप पेन से भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर स्केल लगाएंगे, फ्री हैंड नहीं लगाएंगे। और एक बार x को 0 और एक बार y को 0 पुट करेंगे। जब आप x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 50 आ जाती है, आपने नीचे लिख ली। जब आप y को 0 पुट करते हैं तो आपकी x की वैल्यू 50 आ जाती है, इसलिए आपने ऊपर लिख दी। तो फिर उसके बाद पुट x = 0 एंड y = 0। हमेशा 0 0 ही पुट करेंगे जब तक यहाँ पे 0 ना हो। अगर किसी दिन यहाँ पे भी 0 आया फिर आप कुछ और पुट करेंगे, अदरवाइज हमेशा आप 0 0 पुट करेंगे। पुट x = 0, y = 0। इन कांस्टेंट को लिखते हुए आप प्रिकॉशन लेंगे, इक्वल टू साथ में नहीं डालेंगे। x + y <50 पे चेक करेंगे और जब आप x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करते हैं तो 0 <50 आता है, तो जो ट्रू है। जैसे ही ट्रू बना तो आप लिखेंगे 0 0 लाइज इन क्लोज्ड हाफ प्लेन ऑफ द ग्राफ ऑफ गिवन कांस्टेंट। फिर थर्ड कांस्टेंट की लैंग्वेज कैसे लिखनी है? 3x + y ≤ 19। तो पहले आप इसको इक्वेशन में बदलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज और इक्वल टू में बदल दिया। फिर आप एक बार x को 0 और एक बार y को 0 इस तरीके से एक टेबुलर फॉर्म बनाएंगे। x को 0 जब आप पुट करेंगे तो आपके y की वैल्यू 90 आ जाती है और जब आप y को 0 पुट करते हैं तो आपको x की वैल्यू 30 आ जाती है, क्योंकि 90/3 करने से 30 बन जाता है। फिर आप पुट करेंगे x = 0, y = 0 इन कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को लिखते हुए आप इक्वल टू का साइन साथ में नहीं डालेंगे और 0 0 जब पुट करते हैं तो 0 90 और ट्रू बन जाता है। फिर आप एक सेंटेंस लिखेंगे 0 0 लाइज इन क्लोज्ड हाफ प्लेन। क्लोज्ड हाफ प्लेन कब लिखा जाता है? जब यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी साथ में हो तो यहाँ क्लोज्ड हाफ प्लेन। अगर यहाँ पे सिर्फ लेस देन का साइन होता तो यहाँ लिखा जाता ओपन हाफ प्लेन। तो हमारे पास +2 में सभी क्लोज्ड हाफ प्लेन के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे भी क्लोज्ड हाफ प्लेन है, तो आपने क्लोज्ड हाफ प्लेन लिखना है ऑफ द ग्राफ ऑफ गिवन कांस्टेंट। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को लिखेंगे। फिर आप इन दोनों कांस्टेंट्स का ग्राफ बनाने के लिए आएंगे। तो ग्राफ में आप देखेंगे कि हमें x मैक्सिमम कितना चाहिए। तो हमें पता लग रहा है x हमें 50 तक चाहिए और y हमें मैक्सिमम 90 तक चाहिए। तो 90 के लिए 1 1 की मार्किंग से तो आप कभी नहीं पहुंच सकते, तो आप 2 की मार्किंग से भी 90 में नहीं पहुंच सकते, फिर 45 लाइंस लगानी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि हम 10 की लाइंस लगाएंगे। तो मैं 1 और 2 के मल्टीपल्स ही लगाता हूँ, 5 का मल्टीपल मैं कभी नहीं लगाता। आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, आप 5 का मल्टीपल कभी नहीं लेंगे, 5 10 15 कभी नहीं लेंगे। 1 और 2 के मल्टीपल्स लेंगे, 1 2 या फिर 10 या 20 या फिर 100 और 200। इस तरीके से ही आप मल्टीपल्स लेंगे। तो फिर हमने 10 10 की मार्किंग पे आपने स्केल लगा के ग्राफ बनाया
और आपको x का 0 और y का 50 चाहिए, तो वो पॉइंट आपको ये मिला। x का 50 और y का 0 चाहिए, तो वो आपको x का 50 ये पॉइंट मिला। और इस लाइन को ज्वाइन कर दिया आपने, और ज्वाइन करके डार्क लाइन लगा दी आपने। डार्क लाइन इसलिए लगाई क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन भी है, और हमारे पास सभी इक्वल टू के साइन वाले ही आएंगे प्लस 2 में। और इस कांस्टेंट का नाम लिख दिया x + y = 50। ग्राफ में लेस देन इक्वल टू नहीं डालेंगे, पूरे ग्राफ में कहीं भी इनइक्वालिटी साइन को नहीं डालना, इन साइंस को नहीं डालना, इक्वल टू ही डालना। तो 50 लिख दिया। उसके बाद इसकी शेड इधर क्यों हुई है, क्योंकि ये 0 0 के हिसाब से जब हम कर रहे थे तो ट्रू आ रहा था, तो ये पॉइंट 0 0 और इस लाइन को क्या कहना है ये कि मैं ट्रू हूं, तो हम इसी साइड शेड करेंगे। अगर ये पॉइंट यहां बैठ के कहता है कि मैं फॉल्स हूं, तो हम इससे अपोजिट साइड जाते हैं। अब ये ट्रू कह रहा है तो हम इसी की साइड आएंगे, क्योंकि सब कोई सच की तरफ ही जाना चाहता है। तो ट्रू में हम इस ओरिजिन की तरफ आएंगे, और आपने छोटी छोटी सी शेड दिखा देनी है कि इस लाइन की शेड 0 की तरफ है, ओरिजिन की तरफ है। फिर दूसरी लाइन बनानी शुरू करते हैं, x का 0 और y का 90, तो आपको ये पॉइंट मिलेगा, और x का 30 और y का 0, तो वो आपको ये पॉइंट, और इसको भी ज्वाइन कर देंगे और इस पे भी एरो डाल देंगे दोनों साइड। डार्क लाइन इसलिए लगाई क्योंकि इक्वल टू का साइन भी है, और इसका नाम भी लिख देंगे। नाम लिखते हुए 3x + y = 90 वाला लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू 90 नहीं लिखेंगे। और अब उसकी शेड कैसे बनेगी, 0 0 जब हम चेक कर रहे थे तो ट्रू आया था, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग भी 0 0 ट्रू है, तो इसी साइड हम शेड करेंगे। तो अब आप रीजन सेलेक्ट कीजिए जहां से दोनों लाइंस जा रही हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ एक लाइन की रेस जा रही है, दूसरी लाइन की नहीं जा रही। ये भी रीजन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ से फर्स्ट लाइन की रेस तो जा रही है, सेकंड लाइन की नहीं जा रही, क्योंकि सेकंड लाइन की इससे नीचे जा रही है। तो आपको ये रीजन, एक ऐसा रीजन मिलता है जहां पे दोनों लाइनें जा रही हैं, फर्स्ट लाइन की भी रेस जा रही है और सेकंड की भी, इसलिए आपने ये रीजन सिलेक्ट किया और इसके कॉर्नर पॉइंट्स को नाम रखना शुरू किया, O, A, B और C। इस तरीके से आपने कॉर्नर पॉइंट्स को नाम रखा। और फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर दैट कॉर्नर पॉइंट्स आपको एक तो O मिलता है 0 0, A पॉइंट मिलता है आपको 30,0 और B पॉइंट आपको यहां से अगर आप देख लें तो x का 20 और y का 30 मिलता है, तो आपने 20 30 लिख दिया। और C पॉइंट आपको 0,50 मिलता है। अगर B पॉइंट पढ़ने में किसी को प्रॉब्लम आती है कि सर B पॉइंट क्लियर नहीं पढ़ा जाता, तो आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व भी कर सकते हैं इस साइड रफ कॉपी में एलिमिनेशन मेथड लगा के। तो आपका B का पॉइंट 20 और 30 ही आएगा, एलिमिनेशन मेथड जैसे आप 10th में लगाते थे, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको z बराबर क्या दिया गया है, 4x + y, ये जिसका मैक्सिमम निकालना है, इसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोला करते हैं। तो आपने z में O पुट करना है, z में A पुट करना है, z में B और z में C। तो जब आप O पुट करते हैं तो आपका 0 आंसर आ जाता है, जब आप A पुट करते हैं तो 120 आंसर आ जाता है, क्योंकि आप A क्या मतलब 30, x के लिए 30 और y के लिए 0 पुट कर रहे हैं इसी इक्वेशन में। और जब आप 20 और 30 पुट करते हैं तो x के लिए 20 और y के लिए 30 पुट करके देखते हैं तो 110 बन जाता है, इधर 120 बन रहा था। और जब आपने c वाले कोऑर्डिनेट पुट किए 0 और 50, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 50 लिखने से आपकी कैलकुलेशन 50 बन जाती है। तो अब आपको मैक्सिमाइज z निकालना है। अभी यहाँ मिनिमाइज भी लिखा हो सकता है, मैक्सिमाइज भी लिखा हो सकता है। तो मैक्सिमाइज z आपको समझा रहा है कि आपको z की सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढनी है। तो मैक्सिमम z = 120, और किस पॉइंट पे मिला आपको, वो 30 और 0 पे, यानी x = 30 एंड y = 0। तो ऑप्टिमल वैल्यू आपकी 120 आ गई, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन इनको बोलते हैं x = 30 एंड y = 0। तो लास्ट में आप लाइन में लिखेंगे हेंस ऑप्टिमल वैल्यू, जिसको आप मैक्सिमाइज z बोलेंगे। ऑप्टिमल का मीनिंग मैक्सिमम और मिनिमम दोनों होता है, तो आपने ब्रैकेट में बता भी दिया कि ये मैक्सिमाइज z की वैल्यू है। तो ऑप्टिमल वैल्यू = 120 एट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपका x = 30 एंड y = 0 आया। ये आपका आंसर है। Solve the following linear programming problem. Minimize z = 5x + 3y. Subject to constants 2x + y greater than equal to 10, x + 3y greater than equal to 15, x less than equal to 10, y less than equal to 8, x, y greater than equal to 0। तो स्टूडेंट इस पे काम करना है। तो पहले राइटिंग सेक्शन देखते हैं कि हमें किसके लिए क्या लिखना है। तो आपको मैंने बताया था कि हमारे पास +2 में जब भी कंस्टेंट्स आएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू के साथ ही आएंगे।
ओनली ग्रेटर देन, ओनली लेस देन नहीं आएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी जरूर आएगा, x, y ग्रेटर देन 0 जरूर आया करेगा आपको क्वेश्चन में। लगभग 90% क्वेश्चंस में आपको ये मिलेगा। तो फर्स्ट कांस्टेंट चाहे ये सबसे लास्ट में लिखे हैं, पर आप इसके बारे में सबसे पहले लिखेंगे। x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से बनेगा फिजिबल रीजन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप हमेशा ये लिखेंगे कि आज हमारा आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। जो कॉमन आंसर है, देखिए हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसलिए पहले ही पता लग जाता है कि आज फिजिबल रीजन हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सेकंड कांस्टेंट 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो इसके लिए आपको लिखना होगा कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज, पहले इसको इक्वेशन में बदलेंगे 2x + y = 10, फिर इसकी टेबल बनाएंगे। टेबल में हमेशा 2 बॉक्सेस बनाने हैं आपको, एक बार x को 0 पुट करना है, एक बार y को 0 पुट करना है। जब आप x को 0 पुट करते हैं तो y आपका 10 आ जाता है, और जब आप y को 0 पुट करते हैं तो आपका x 5 आ जाता है। तो पुट करेंगे, उसके बाद फिर टेस्टिंग करते हैं कि शेड कैसे पता लगती है। तो लाइन तो आप ड्रा कर सकते हैं इसके बेस पे, लेकिन शेड कैसे पता लगती है, फिर शेड के लिए आपको पुट x = 0 y = 0 करना होता है। ये भी कभी-कभी फेल हो सकता है जब यहाँ पे 10 की जगह 0 उस दिन ये फेल होगा, अदरवाइज 0 0 ही पुट किया करेंगे हम हर क्वेश्चन में। तो x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करेंगे इन कांस्टेंट को लिखते हुए प्रिकॉशन लेंगे। इस समय जब आप टेस्टिंग शुरू कर देते हैं तो आप इक्वल टू का साइन नहीं डालेंगे, और जब आप 0 0 फिल करते हैं तो 0 ग्रेटर देन 10 आ जाता है। तो 0 10 से कभी बड़ा नहीं होता, तो इसके पीछे फॉल्स लिखा जाएगा, और फॉल्स के लिए फिर आप लिखेंगे 0 0 डज नॉट लाई इन द क्रॉस्ड हाफ प्लेन ऑफ द ग्राफ ऑफ द गिवन कांस्टेंट। तो इसका ग्राफ देख लेते हैं पहले, साथ के साथ ग्राफ भी देख लेते हैं। तो आपको x का 0 और y का 10 चाहिए, तो y का 10 आपको मिलेगा यहाँ पर, x है ही नहीं तो y 10 है, तो आपको मिला। और इसमें x का 5, y बिल्कुल भी नहीं है, तो x का 5 आपको यहाँ मिलेगा, और आप इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे और इसके कॉर्नर पे आप इसका नाम भी लिखेंगे। तो 2x + y = 10। ग्राफ पेपर पे याद रखेंगे, कभी भी कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, इक्वल टू वाली इक्वेशंस फॉर्म में लिखेंगे। अब उसकी शेड की बात करते हैं कि शेड किस तरीके से पता लगेगी, इसकी शेड ऊपर जाएगी। तो ये कैसे पता लगता है कि 0 0 जब आपने पुट किया था तो 0 0 फॉल्स आया था, तो ये 0 0 है और ये एक लाइन है। तो इस लाइन पे 0 0 ये पॉइंट इस लाइन को कह रहा है कि मैं फॉल्स हूं, तो फॉल्स की तरफ तो कोई भी नहीं जाना चाहेगा, तो फॉल्स से अपोजिट साइड आप चले जाएंगे, तो शेड जाएगी ऊपर की तरफ। तो इस लाइन की शेड हमने ऊपर आपको जगह जगह दिखा रखी है, देखिए छोटे छोटे से निशान आपने दिखाने हैं, ये इसी बात को शो करता है कि इस लाइन की शेड ऊपर जा रही है। फिर दूसरा थर्ड कांस्टेंट शुरू करते हैं। थर्ड कांस्टेंट आपको दिया गया x + 3y > 15। इसमें x और y दोनों है, इसलिए इसमें भी टेबल बनेगी। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज, इसको इक्वेशन में बदलेंगे इक्वल टू बना के, फिर एक बार x को 0 और एक बार y को 0। x को 0 पुट करने से आपका y कितना बन जाता है 5, और y को 0 पुट करने से आपका x कितना बन जाता है 15। और फिर लाइन तो आपकी बन जाएगी, फिर उसके बाद शेड के लिए आपको पुट करना पड़ेगा x = 0 y = 0। इन कांस्टेंट का नाम लिखते हुए आप इक्वल टू का साइन साथ में नहीं डालेंगे, और 0 0 पुट करने से आपका 0 ग्रेटर देन 15 बनता है, जो फॉल्स आ रहा है। फिर आप लिखेंगे 0 0 डज नॉट लाई इन द क्लोज्ड हाफ प्लेन ऑफ द ग्राफ ऑफ द गिवन कांस्टेंट। तो इसका मीनिंग समझते हैं हम क्या है। जब आप इसका ग्राफ बनाना शुरू करेंगे तो आपको x को 0 है, y का 5 ढूंढना है, तो y का 5 आपको ये मिल जाता है, और x का 15 ढूंढना है, तो आपको x का 15 इतनी दूर मिल जाता है। तो इस 5 और 15 को आप जब ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद लाइन तो आपकी बन गई, फिर उसके बाद शेड कैसे क्लियर होगी। तो 0 0 पॉइंट जब आपने पुट किया था तो वो फॉल्स आ रहा था, तो ये 0 0 पॉइंट है और ये लाइन है, तो ये लाइन को ये 0 0 पॉइंट कह रहा है कि मैं फॉल्स हूं, तो झूठ की तरफ तो कोई भी नहीं जाएगा, सब सच की तरफ जाएंगे, तो आप दूसरी साइड चले जाएंगे 0 0 से दूसरी साइड। तो इसमें भी यही लिखा है 0 0 डज नॉट लाई इन द क्लोज्ड हाफ प्लेन। तो ये जो क्लोज्ड हाफ, इस लाइन का क्लोज्ड हाफ प्लेन बना है उसमें 0 0 लाई नहीं करता, ऐसा इसमें लिखा गया। तो 0 0 सच में लाई नहीं करता, तो इसकी शेड हमने ऊपर की तरफ दिखाई है, ये जो आपको छोटे छोटे निशान से दिखाई दी है। फिर अकेला x > 10 है, तो जिसमें सिर्फ x > 10 है उसमें टेबल तो नहीं बनेगी, उसमें एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा। तो कांस्टेंट x <= 10 represents closed half plane to the left of the line x = 10। तो इसका मीनिंग बना कि x = 10 पे एक लाइन लगा दीजिए, डार्क लाइन, और डार्क लाइन लगाने के बाद अगर इसकी शेड इस साइड जा रही है तो आपको भी इसी साइड करना है, क्योंकि ये एरो इधर जा रही है तो आपको भी -∞ वाली साइड में शेड करनी है। तो इस लाइन पे हमने ये आपको शेड दिखा रखी है, तो टू द लेफ्ट हो गई x = 10 वाली लाइन की साइड में शेड।
तो अब आपको तीनों लाइनों का शेड के हिसाब से कॉमन एरिया ढूंढना है। तो वो आपको एक लाइन की शेड ये है, एक लाइन की शेड ये है, एक ये है, तो आपको अभी समझ आ रहा होगा कि यही आंसर बनेगा। तो फिर लास्ट में फिफ्थ कंस्टेंट y लेस देन इक्वल टू 8 के लिए कंस्टेंट के लिए लैंग्वेज आपको ऐसे लिखनी है, कंस्टेंट y लेस देन इक्वल टू 8 रिप्रेजेंट्स क्रॉस हाफ प्लेन बिलो। y अगर y को एरो लग रही है तो बिलो, अगर y दूसरे को एरो लगा रहा है तो अबव, तो बिलो ऑफ द लाइन y इक्वल टू 8। तो इसमें y को खुद को एरो लग रही है तो बिलो आएगा, अगर y 8 को एरो कर रहा होता तो आप अबव द लाइन करते। तो y इक्वल टू 8 वाली लाइन आपको मिल गई और y को खुद एरो लग रही है तो बिलो ऑफ द लाइन। तो आपका ये एरिया एक ऐसा एरिया बन जाएगा जो चारों लाइनों का कॉमन एरिया है। तो सभी का शेडेड रीजन ये है। अगर हम यहाँ पे सर्च करें कि ये आंसर क्यों नहीं सिलेक्ट किया हमने, तो इसमें आपको इस लाइन की शेड नजर नहीं आ रही होगी, इसकी नजर आ रही है, इसकी नजर आ रही है, इसकी नजर आ रही है, लेकिन इस लाइन की इसमें नहीं है, इसलिए हमने इसको नहीं दिया। अगर कोई सोचता है कि हमने ये क्यों नहीं सिलेक्ट किया, तो इसके बारे में भी सोच लेते हैं। यहाँ पे इस लाइन की तो आ रही है, इस लाइन की भी आ रही है, ऊपर वाले की भी आ रही है, लेकिन इस लाइन की फिट नहीं आ रही, तो इसके ऊपर जा रही है, इसलिए ये रीजन भी नहीं हो सकता। ये रीजन तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे तो दो लाइनों की नहीं आ रही, एक इस लाइन की, एक इस लाइन की, क्योंकि उसकी भी ऊपर जा रही है, उसकी भी ऊपर, तो ये रीजन भी नहीं हो सकता। सिर्फ यही रीजन ऐसा है जिसमें चारों की लाइनें जा रही हैं। आप देख लीजिए, इस लाइन की शेड भी जा रही है, इसकी शेड भी जा रही है, इसकी शेड भी जा रही है और इसकी शेड भी आ रही है, तो ये क्रॉस रीजन आपका बन चुका है। तो स्केल भी आपको लिखना होता है और एरो भी आपको डालने होते हैं, +y -y +x -x, इस तरीके से पॉइंट भी आपको लिखने होते हैं, ग्राफ भी, एरो भी और इक्वेशंस के नाम भी लिखने होते हैं। ये सभी प्रिकॉशंस आप ध्यान रखेंगे ग्राफ पे, और ग्राफ पे आप सिर्फ पेंसिल यूज करेंगे, पेन नहीं यूज करेंगे, और कहीं पे भी इक्वालिटी का साइन डालेंगे, इन इक्वेशंस के साइन यानी लेस देन ग्रेटर देन वाले साइन भी आप ग्राफ पेपर पे नहीं डालेंगे। और स्केल भी यूज करेंगे कि 10 स्मॉल डिविजन्स आपने 1 1 के बराबर लिया है, क्योंकि ये 1 2 3 4 की काउंटिंग बताई है, तो यहाँ पे ग्राफ में 10 बॉक्सेस होते हैं, तो इसलिए 10 स्मॉल डिविजन्स इक्वल टू 1 यूनिट के बराबर लिखा जाएगा। फिर अब आपने ये आंसर बना दिया, तो आंसर में लिखेंगे फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर दैट क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल बन चुका है, एबीसीडी इज बाउंडेड फीजिबल रीजन। तो ये चारों साइड से बंद है, तो बाउंडेड के ही ज्यादा चांस है आने के पेपर में। तो बाउंडेड फीजिबल रीजन हुज कॉर्नर पॉइंट्स आर, तो अब इसके कॉर्नर पॉइंट सर्च करेंगे कि चारों पॉइंट कितने कितने हैं, और फिर उसके हिसाब से आप जेड निकालेंगे। और आज आपको जेड जो निकालना है वो मिनिमाइज जेड निकालना है। तो कैसे करेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स, ए पॉइंट के बारे में सोचते हैं। तो ए पॉइंट अगर आपको सर्च करना है तो आपको ग्राफ से ऐसे रीड करने में आसानी हो रही है तो वेल, नहीं तो आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए। ये अगर ए पॉइंट आपको सर्च करना है कि कौन सी दो इक्वेशंस के कटने से बना है, तो एक इस इक्वेशन के और एक इस इक्वेशन के, इन दोनों को अगर आप एलिमिनेशन मेथड से जैसे 10th में करते थे, अगर उस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको a की वैल्यू 3 और 4 मिलेगी। और b पॉइंट सोचना है तो b का आपको x तो बिल्कुल क्लियर है, 10 आ रहा है, और इधर से आपको y भी क्लियर हो रहा होगा कि आपका 5/3 यानी 2 तो नहीं आ रहा, थोड़ा सा कम आ रहा है 5/3। तो ये किस तरीके से मैंने कैलकुलेट किया होगा, तो इसमें x = 10 इस इक्वेशन में पुट कर दिया होगा, इस वाली इक्वेशन में, क्योंकि ये b पॉइंट दो लाइनों के इंटरसेक्शन से बना है, एक x = 10 और एक x + 3y = 15। तो इसमें x की वैल्यू अगर आप यहां पुट कर देते हैं तो 5/3 बनता है, तो आपको ये दूसरा पॉइंट भी मिल गया। और c पॉइंट भी आप देख सकते हैं, x का तो 10 है लेकिन y का 8 है, तो c पॉइंट बिल्कुल स्पष्ट है 10/8। और d पॉइंट भी आप सर्च कर सकते हैं, तो x = 1 और y = 8 है। अगर आपको डाउट होता है कि ये सही होगा या नहीं होगा, तो फिर दोबारा से d पॉइंट के लिए आप इक्वेशंस के नाम याद कर लीजिए, कौन-कौन सी इक्वेशंस के करने से बना है, y = 8 और इस इक्वेशन का नाम दिया है। तो इसमें अगर आप y = 8 पुट कर देते हैं और 8 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो 2/2 से 1 आता है, तो 1,8 बनता है। तो अब आपने एक चारों कॉर्नर पॉइंट्स आपने पता लगा लिए, और फिर आप z भी आपको पता है कि z की वैल्यू आपको दी गई है 5x + 3y, इसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज में ये जो z होता है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आप a पॉइंट भी पुट करके देखिए, b भी और c भी और d भी, सभी पॉइंट z के सफिक्स में a लिखने का मीनिंग है कि हम a पॉइंट इसमें पुट कर रहे हैं, तो जहां भी x मिलेगा वहां 3 पुट कर देंगे और जहां y मिलेगा वहां 4 पुट कर देंगे। कैलकुलेशन करने के बाद 27 आएगा। b पॉइंट का 10 और 5/3 पुट करने से आपका 55 आएगा। c पॉइंट की वजह से आपका 10 और 8 पुट करने से 74 आएगा, और d पॉइंट के 1 और 8 पुट करने से आपका 29 आएगा। तो आज आपको देखना है कि हमें z कौन सा चाहिए, मैक्सिमाइज चाहिए या मिनिमाइज चाहिए। तो मिनिमाइज चाहिए, तो मिनिमाइज से क्लियर होता है कि इसमें सबसे छोटी वैल्यू आपको सर्च करनी पड़ेगी। तो सबसे छोटी वैल्यू आपको 27 मिल रही है, और किस वजह से मिल रही है, x 3 और y 4।
तो आपने लास्ट में ऑप्टिमल वैल्यू भी बतानी है और ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी बताना है। तो ऑप्टिमल वैल्यू तो आपकी 27 होगी। तो ऑप्टिमल का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स मैक्सिमम या मिनिमम, दोनों शब्दों के लिए ऑप्टिमल वर्ड यूज किया जाता है। तो जो वैल्यू आपकी आई वो तो 27 आई, ऑप्टिमल वैल्यू इक्वल टू 27, और किस पॉइंट की वजह से आई, एट x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4 की वजह से आई है। तो आपने पूरा सेंटेंस लिखना, लास्ट में आप सेंटेंस भी लिख सकते हैं। हेंस ऑप्टिमल वैल्यू, जिसको आप मिनिमम वैल्यू बोलेंगे इस बार, इक्वल टू 27 और एट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन का नाम हुआ x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4। ये हमारा स्टूडेंट आंसर होगा। कंप्लीट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, solve the following linear programming graphically, find the maximum and minimum value of z subject to constraints। और ये कुछ constraints दिए गए हैं, -2x -3y less than equal to -6, x -2y less than equal to 2, 3x plus 2y less than equal to 12 और -3x plus 2y less than 3, x, y greater than equal to 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने दिया है और ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है आज की इस असाइनमेंट में, और इसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपको कराई गई है। तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों निकालनी है। फर्स्ट कंस्ट्रेंट हमेशा कॉमा वाला लेंगे, x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फीजिबल रीजन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसमें लिखेंगे कि जो सभी इन इक्वेशंस का कॉमन आंसर आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लास्ट में देख लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आंसर आ रहा है। फिर सेकंड कंस्ट्रेंट आप लाइन में लेंगे, -2x -3y लेस देन इक्वल टू -6। तो इसके लिए पहली लाइन लिखते हैं कि इसको इक्वेशन में बदलिए, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज, और इसको इक्वल टू में डाल के लिखते हैं। फिर टेबल बनाइए, एक बार x को 0 एक बार y को 0। x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आपको क्या बन जाती है 2, और y को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आपको मिल जाती है 3। फिर आप पुट करेंगे x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम शेड देखना चाहते हैं कि इस लाइन की शेड किधर जाएगी। तो पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, इन कंस्टेंट का नाम लिखते हुए आपने प्रिकॉशन लेनी है, इक्वल टू साथ में नहीं डालेंगे। और जब आप 0 0 पुट करते हैं तो 0 लेस देन -6 आ जाता है, तो ये क्या बन जाता है फॉल्स, क्योंकि बड़ी वैल्यू 0 है और -6 छोटी है। तो एरो -6 की तरफ होता तो ट्रू लिख देते, इस समय ये फॉल्स है। तो अगर ये फॉल्स है तो सेंटेंस बनता है 0 0 डज नॉट लाई इन क्लोज्ड हाफ प्लेन इन द ग्राफ ऑफ द गिवन कंस्ट्रेंट। क्लोज्ड हाफ प्लेन हमने इसलिए लिखा क्योंकि इन इक्वेशन में इक्वल टू भी है, डार्क लाइन हम लगाएंगे, और प्लस 2 में हमेशा क्लोज्ड हाफ प्लेन ही है, ओपन हाफ प्लेन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इसका मीनिंग समझते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं। तो आपको एक दिन ढूंढना है, x का तो 0 है लेकिन y 2 है, तो y का 2 आपको ये मिल जाता है, और x में 3 आपको यहाँ मिल जाता है, और इसको ज्वाइन कर दीजिए और इसका नाम लिख दीजिए -2x -3y इक्वल टू -6। ग्राफ में हमेशा इक्वल टू साइन डाल के लिखना है। उसके बाद इसकी शेड की बारी बात करती है, तो ये लाइन हम ड्रा कर चुके हैं, और इसकी शेड की बारी आती है तो फॉल्स था, तो 0 0 पॉइंट इस लाइन के लिए फॉल्स है, तो हम दूसरी साइड 0 वाली साइड में जाएंगे, ओरिजिन वाली साइड में जाएंगे, ओरिजिन से अपोजिट साइड हम जाएंगे। तो हमने शेड ऊपर की तरफ की है इस लाइन में, आपको ये दिख रही होगी, छोटे छोटे से पॉइंट्स मैंने लगाए हैं, तो ये हमारे लिए होते हैं और हमने ये लगाए। फिर थर्ड कांस्टेंट देखना शुरू करते हैं, x -2y लेस देन इक्वल टू 2, कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज, इसको इक्वेशन में बदलिए, और फिर x की वैल्यू और y की वैल्यू एक बार 0 पुट कीजिए। जब x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू -1 निकल जाती है, और जब y को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 2 निकल जाती है। फिर पुट करेंगे आप x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन कंस्टेंट में, फिर वही प्रिकॉशन इक्वल टू नहीं डालेंगे, और टेस्ट करेंगे तो 0 लेस देन 2 आ रहा है तो ट्रू लिख देंगे, और फिर सेंटेंस बनता है 0 0 लाइज इन द क्लोज्ड हाफ प्लेन इन द ग्राफ ऑफ द गिवन कंस्टेंट। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, x इक्वल टू 0 है लेकिन y का -1 है, तो आपको ये पॉइंट मिलता है, और x का 2 है तो ये आपको ये पॉइंट मिलता है, और इस लाइन को लगा लिया, और उसके बाद ये ओरिजिन है और ये ओरिजिन के हिसाब से ट्रू आ रहा है, तो हम ओरिजिन की तरफ ही शेड कर देंगे, तो इसकी शेड हमने ऊपर भी करेंगे ओरिजिन की तरफ। फिर फोर्थ कांस्टेंट लेते हैं 3x + 2y <= 12। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है जिसको इक्वेशन में बदल देंगे, टेबल बनाएंगे x को 0 पुट करके और y को 0 पुट करके। x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 6 आएगी, और y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी। इससे टेबल पूरी हो जाएगी। फिर पुट करेंगे x = 0 y = 0, इन कांस्टेंट का नाम लिखेंगे और 0 0 पुट करके 0 <= 12 तो ट्रू आ जाता है। तो 0 0 lies in the closed half plane in the graph of given constant, ऐसा लिख देंगे।
क्योंकि ये ट्रू आया तो इसमें लाइज इन द क्लोज्ड हाफ प्लेन लिख दिया जाएगा। फिफ्थ कांस्टेंट -3x + 2y ≤ 3 कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है, इसको इक्वेशन में बदलेंगे और एक बार x को 0 पुट करेंगे, एक बार y को 0 पुट करेंगे। x को 0 पुट करने से y की वैल्यू आती है आपकी 3/2 और y को 0 पुट करने से x की वैल्यू आती है -1 और फिर पुट करेंगे x = 0 y = 0, इस कांस्टेंट का नाम लिखेंगे और कांस्टेंट का नाम लिखते हुए आपने सिर्फ लेस देन का साइन डाला और 0 <3 ट्रू बन गया। तो 0 0 लाइज इन द क्लोज्ड हाफ प्लेन इन द ग्राफ ऑफ द गिवन कांस्टेंट। तो इसके लिए देख लेते हैं, इसके लिए भी देख लेते हैं। तो 0 6 ढूंढना है तो x का 0 और y का 6 ये पॉइंट मिलेगा और x में 4 आपको ये पॉइंट। इस लाइन को लगाने के बाद आपको शेड के बारे में सोचना है। तो ट्री वाला था तो इसी ओरिजिन की तरफ हम शेड कर देंगे, तो इस लाइन के लिए ये शेड कर दिया। फिर अगर हम इसके बारे में सोचें तो x को 0 है लेकिन y का 3/2 है, 3/2 का लेकिन 1.5 होता है तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे निशान लगा दिया और x का -1 यहाँ पे लगाया और इसको ज्वाइन किया और उसके बाद ये भी ट्रू आता है तो इसकी भी ओरिजिन की तरफ शेड हो जाएगी। तो अब चारों का अगर हम कॉमन पॉइंट ढूंढें कि कहाँ पे ऐसा रीजन कहाँ है जहाँ चारों की शेड जा रही है तो आपको ये ABCD क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा। कैसे समझा सकता हूँ मैं आपको, देखिए फर्स्ट लाइन की इधर जा रही है, सेकंड की इधर, इसके इधर और इसके इधर, तो आपको साफ समझ आता है कि यही बनता है। अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो ये नहीं बनता, इसके बारे में सोचेंगे तो ये भी नहीं बनेगा और इसके बारे में सोचेंगे तो ये भी बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपको यही सोचना होगा कि ये रीजन एक ऐसा रीजन है जहाँ पे चारों की शेड जा रही है तो इसलिए आपने इसको चुना। तो इसको शेड कर दिया आपने और शेड करने के बाद लिखा फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज बाउंडेड फीजिबल रीजन। तो ये चारों साइड से बंद हो गया तो बाउंडेड फीजिबल रीजन बन गया। फिर अब आप चारों कॉर्नर पॉइंट भी पता लगाना चाहते हैं कि चारों कॉर्नर पॉइंट कैसे निकलेंगे। तो अब हमने बताया कि पॉइंट ए लाइज ऑन, तो ये जो पॉइंट ए है ये कौन कौन सी लाइन के ऊपर लाई करता है। तो एक तो इस इक्वेशन पे, क्योंकि ये यहाँ से ये वाली इक्वेशन जा रही है और यहाँ से ये वाली इक्वेशन, तो इसका नाम ये है x - 2y = 2। तो हमने एक x - 2y = 2 लिखी और एक दूसरी इक्वेशन का नाम -2x - 3y और = -6 लिखा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से तो आपको a की वैल्यू 18/7 और x की वैल्यू 18/7 और y की वैल्यू आपको 2/7। फिर पॉइंट B पता लगाने के लिए कि B पॉइंट लाई करता है तो B पॉइंट दो लाइनों के ऊपर लाई करता है और लाइनों के नाम है 3x + 2y = 12 और दूसरी इक्वेशन का नाम ये है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें B पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। फिर C पॉइंट लाई करता है इन दो लाइनों के ऊपर, तो इन दोनों लाइनों के नाम है, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें C पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी मिल जाएंगे। और D पॉइंट लाई करता है इन दो इक्वेशंस पे और इन दो इक्वेशंस के नाम है -3x + 2y = 3, वो भी लिखी है हमने, और दूसरी इक्वेशन का नाम है -2x - 3y = -6। और इनको जब सॉल्व किया तो कोऑर्डिनेट ऑफ D भी आपको इस तरीके से सभी के सभी कोऑर्डिनेट्स फ्रैक्शंस में आए, ध्यान से देखिए और इस पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है आपकी अगर आप इस क्वेश्चन को खुद करके देखते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स आज आपको चारों पॉइंट मिल चुके हैं। तो A के कोऑर्डिनेट 18/7 और 2/7 है, B के कोऑर्डिनेट आपको 7/2 और 3/4 मिल रहे हैं, C के कोऑर्डिनेट आपको 3/2 15/4 मिल रहे हैं और D के कोऑर्डिनेट 3/17 और 24/13 मिल रहे हैं। तो इसमें Z की वैल्यू निकालनी है आपने। Z आपको दिया गया है 5x + 2y, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। हम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। तो ZA का मीनिंग है कि आप A के कोऑर्डिनेट उसमें पुट करेंगे, x के लिए 18/7 और y के लिए 2/7। जब आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं तो 94/7 आता है जो 13 पॉइंट समथिंग बनेगा। और जब आप B पॉइंट यानी 7/2 और 3/4 पुट करते हैं तो उसकी कैलकुलेशन से 19 बनता है। 3/2 और 15/4 पुट करेंगे तो उसकी कैलकुलेशन से 15 बनता है। 3/13 और 24/13 जब आप पुट करेंगे तो उससे आपको 63/13 बनता है। तो आपने ये चारों वैल्यूज निकाल दी। अब आपको इसमें से मैक्सिमम वैल्यू भी ढूंढनी है और मिनिमम वैल्यू भी। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू 19 बनती है और उस पॉइंट का नाम बनेगा 7/2 और 3/4। तो ऐसा ही हमने लिखा। और मिनिमम वैल्यू आपकी बनती है सबसे कम, ये बनती है 4 पॉइंट समथिंग है ये, तो 63/13 है और एट x = 3/13 और y = 24/13। तो आपने ऐसा लिखा। लास्ट में हमने दोबारा से एक्सप्लेन करके लिख दिया। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 19 एट
point x is equal to this and y is equal to this, and minimum value of z is 63 by 13 and x is equal to 3 by 13 and 24 by 13. तो ये आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z भी मिल गया और मिनिमम भी, क्योंकि क्वेश्चन में मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पूछा गया था, तो हमने दोनों वैल्यूज बता दी। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, कंप्लीट क्वेश्चन। लास्ट में स्टूडेंट असाइनमेंट नंबर 80 दे रहा हूं, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन्स मैंने डाल दिए हैं, आंसर्स भी इसके साथ में लिख दिए हैं। और ये सभी के सभी क्वेश्चंस एक फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिसमें हमारा जो फिजिबल रीजन आता है वो बाउंडेड आता है, और वो बाउंडेड फिजिबल रीजन में 1 ऑप्टिमल वैल्यू मिलती है और 1 ही आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है। तो हम पहली टाइप कवर कर रहे थे जिसमें ऑप्टिमल वैल्यू भी आपकी 1 रहती है और ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी आपका एक ही आता है, तो और बाउंडेड रीजन बनता है। तो आप ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप कंप्लीट कीजिए। 75% चांसेस एग्जाम में इसी टाइप में से आने के रहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।